होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर उस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु में आपका स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि द एनजीओ गुरु चैनल से और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ी हुई संस्थाओं को अब कोई रोक नहीं सकता। डेली ग्रांट एप्लीकेशन वीडियोस हमारे चैनल पर प्योर डिस्क्रिप्शन के साथ दी जा रही हैं, बशर्ते आपको सिर्फ अप्लाई करते रहना है। पूरी वीडियो में हम पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे किस ग्रांट को अप्लाई करना है, कहां पर क्या लिखना है आपको। तो सभी जानकारियां सिर्फ और सिर्फ एक ही विश्वसनीय चैनल द एनजीओ गुरु पर ही आपको मिलेंगी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको बैक टू बैक 35 ग्रांट एप्लीकेशंस देने वाले हैं, जिसमें कुछ ग्रांट एप्लीकेशंस हम आपको दे चुके हैं और बाकी जो प्रक्रिया है अभी भी जारी है। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो भी एक नई ग्रांट एप्लीकेशन के लिए आपको दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो पर चलने से पहले मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि एक सच्चा समाज सेवी वही है जो सबकी भलाई सोचकर चलता हो, सिर्फ अपनी ही नहीं। तो याद रखिएगा, अगर आप एनजीओज हैं और सच्चे दिल से आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो याद रखिए कि बहुत सारी एनजीओज को भी इन जानकारियों की आवश्यकता है। वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कंसल्टेंट की ठगी का शिकार होती जा रही हैं। तो ऐसे में उनको भी बचाना आपका एक उत्तरदायित्व बनता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सभी संस्थाओं तक हमारी चैनल की इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल पर दी जा रही जानकारियों की इन्फॉर्मेशन, ये सूचनाएं सभी को मिलती रहें। उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल पे जब भी किसी वीडियो को आप देखते हैं उसके लिंक को आप वहां से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आपका व्हाट्सएप स्टेटस, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, आपके फेसबुक पेज पर, आपके फेसबुक पेजों के सभी जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक अकाउंट जो बना हुआ है उस पर, फेसबुक में अगर आप जिन भी ग्रुप्स के अंदर जुड़े हुए हैं उन सभी ग्रुपों में जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टम्बलर हो, लिंक्डइन हो, सभी जगह आपको वो लिंक जरूर शेयर कर देना है और उस ग्रांट के बारे में 2 लाइन लिख देनी है कि इस वीडियो को देखकर आप खुद ही जो है अपनी ग्रांट अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ संस्थाओं को स्वावलंबी बनाएगी। याद रखिएगा, देश को स्वावलंबी बनने से पहले ज़रूरत है हमें खुद को स्वावलंबी बनाना। हम जब किसी ग्रांट या किसी भी प्रपोजल की बात करें तो हमें उसके लिए किसी पर्टिकुलर कंसल्टेंट के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, ये हम सबका ध्येय है। और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो मुख्य ताकत है वो यही सोच रही है कि हमें संस्थाओं को कंसल्टेंट मुक्त बनाना है, यानी कि हर एक कंसल्टेंट, हर एक संस्था अपने लिए खुद की कंसल्टेंसी खुद करे और दूसरों को भी हेल्प पहुंचाए। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ फिर से एक ग्रांट एप्लीकेशन शेयर कर रहा हूं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे कंसल्टेंट फेक प्रॉमिसेस कर फेक जो है डिज़ाइन डालकर, फेक जो है वीडियो में जानकारी देकर आप लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, सभी ग्रांट एप्लीकेशंस का एक पर्टिकुलर प्रपोजल फॉर्मेट होता है। उस प्रपोजल फॉर्मेट में जब वो ग्रांट एप्लीकेशन जाती है तो ही सामने वाली जो फाइनेंसिंग एजेंसी है वो उसको कंसीडर करती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना। ये जितनी भी हम आपके साथ इंटीमेशंस शेयर कर रहे हैं, जो ग्रांट एप्लीकेशन के प्रपोजल के एप्लीकेशन फॉर्मेट हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एनजीओ गुरु चैनल पर ही मिलेंगी। इसलिए अभी तक आपने अगर चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कर देखिए। आपके फेस पर जो इंटरफेस है आपका, आपके मोबाइल का या आपके कंप्यूटर का, तो वहाँ पर एनजीओ गुरु चैनल के आगे ही जो है ज्वाइन का बटन दिखता है आपको सब्सक्राइब बटन के पास में। उसको क्लिक करके चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप हमारी टीम से टेक्निकल हेल्प ले सकें। और अगर आप लाइफ टाइम हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ही एक ऐसा विकल्प है जो आपकी संस्थाओं को सही मार्गदर्शन, सही रास्ता दिखा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की इस जानकारी की ओर। आज हम बात करने वाले हैं जिस ग्रांट प्रपोजल के लिए, उसका नाम है द कोचीन शिपयार्ड ग्रांट। याद रखिएगा, कोचीन शिपयार्ड ग्रांट की कोचीन शिपयार्ड की ओर से भी जो है हमें सीएसआर ग्रांट जो है मिलती है। लेकिन उसके लिए करना क्या है, जो एक पर्टिकुलर इनका फॉर्मेट है। याद रखिएगा, cochinsshipyard.in पर आप जाएंगे, वहां पर जाने के बाद आप जो है
साइट से जो है इनकी गाइडलाइंस आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी सारी चीज़ होती है बस इन दो चीज़ों में होती है, गाइडलाइंस में और एप्लीकेशन फॉर्मेट में। अगर एप्लीकेशन फॉर्मेट को भी आपने समझ लिया तो फिर आपको गाइडलाइंस भी समझने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो हम बात करते हैं आज के अपने एप्लीकेशन फॉर्मेट। हमारी जो नई एप्लीकेशन ग्रांट हम आप लोगों से करवाने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये सारी ग्रांट्स जो हैं जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या थ्रू आउट द ईयर खुली रहती हैं, और इनको सिर्फ आपको प्रपोजल जो आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सबमिट करना है, भर के इसको जो है उस पर्टिकुलर एजेंसी तक भेज देना होता है। भेजने के सभी माध्यम हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। चलिए जी, सबसे पहला इस एप्लीकेशन फॉर्म में हमें जो पॉइंट मिलता है वो होता है यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका जो CSR 01 रजिस्ट्रेशन है उसका नंबर यहाँ पर आपको पहले फिल करना है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले से बताया है कि 1 जनवरी 2021 यानी कि पिछले साल से ही CSR की कोई भी ग्रांट लेने के लिए CSR 01 रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अभी तक अगर आपने आपकी संस्था ने जो है CSR 01 रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो अभी का अभी इसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा लीजिए। उसके लिए अगर आपको किसी हमारी टीम की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप हमें 9991997003 पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं फॉर्म की ओर। हमारा प्रोजेक्ट फॉर्म क्या कहता है कि आपकी एजेंसी की अंडरटेकिंग CSR प्रोजेक्ट का नाम क्या है, नेम ऑफ द एजेंसी, एजेंसी का नाम जो CSR प्रोजेक्ट करना चाह रही है, तो यहां पर हमें एजेंसी का नाम डाल देना है। देन आफ्टर हम बात करते हैं एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपसे किस व्यवहारिक पते पर जो है संपर्क हो वो आपका व्यवहारिक पता आपको यहाँ पर जो है फिल कर देना है। कॉन्टैक्ट पर्सन में कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम फिल कर देना है। मोबाइल नंबर में आपके जो कॉन्टैक्ट पर्सन है संस्था के ऑथराइज सिग्नेचर उसका जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको जो है साइन फिल कर देना है। आपकी वेबसाइट और ईमेल आईडी यहाँ मांगी गई है, तो वेबसाइट आपकी अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। अगर आपको कोई असिस्टेंस की आवश्यकता है तो आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से 9991997003 पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में यहाँ पर वेबसाइट की सर्विसेज भी, हमारे पास सभी सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन बशर्ते कोशिश कीजिए कि जितने कामों को आप खुद कर सकें उतने कामों को आप खुद कीजिए, हमें किसी कंसल्टेंट की आवश्यकता ना पड़े। कैटेगरी ऑफ एजेंसी, एजेंसी की कैटेगरी क्या है, यानी कि वो सेक्शन 8 है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है ना, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और आपके पास 12 ATG है कि नहीं, ये सारी जानकारी देखिए अभी हमसे पूछी जा रही है। जैसे ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन डिटेल डालनी है आपको, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, और एनेक्चर 1 में आपको क्या करना है, अटैच करनी है कॉपी किस चीज़ की, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। ये क्लियर यहाँ आपको दिया गया है, यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन कॉपी आप इनक्लोज करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसको एनेक्चर 1 का नाम देना है। चलिए जी, एक्चुलेशन या एफिलिएशन पर्टिकुलर्स, अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड है, जैसे आप बहुत सारी संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से एफिलिएटेड है, तो वो एफिलिएशन सर्टिफिकेट आप जो है एनेक्चर 2 पर आपको जो है संलग्न करना होता है। यहाँ पर आपको फिर एक कॉपी देनी है आपको 12A की, 12A से रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना विद डेट, और फिर उसके बाद आपको जो है ATG के रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपको इनक्लोज करनी है, इसका नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। बैंक अकाउंट पर्टिकुलर्स आपको देने हैं NEFT और RTGS के लिए। अगर सामने वाली फंडिंग एजेंसी आपको NEFT RTGS करना चाहे तो आपके बैंक के पर्टिकुलर्स यहाँ पर जो है मेंशन होने चाहिए। टैक्सेशन के जो है पर्टिकुलर्स यहाँ पर मेंशन होने चाहिए। अगर आपको उसके लिए आपको जो है पैन कार्ड की कॉपी भी अटैच कर देनी है। पैन नंबर यहाँ पर फाइल करना है, अगर GST नंबर आपके पास है तो यहाँ पर फाइल कर देना। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिखने के बाद आपके CA का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको जरूर लगा देना है कि आपके पास GST नंबर की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं FCR रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी जो है FCR रजिस्ट्रेशन आपके पास है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इफ़ रजिस्टर्ड अंडर FCR, अगर है तो आप लगा सकते हैं, उसकी कॉपी आप साथ में जो है अटैच कर दीजिएगा। अब एनेक्चर 3 में हमें क्या लगाना है, एनेक्चर 3 रहेगी हमारी मैनेजमेंट टीम की डिटेल। मैनेजमेंट टीम की डिटेल में क्या क्या देना है हमें, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका प्रोफेशन और उनका ऑक्यूपेशन है ना, उनका एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उसकी डिटेल हमें बनाकर एक सेपरेट उसमें अटैचमेंट में और उसको एनेक्चर 3 का नाम देते हुए इसके साथ में अटैच कर देना है। उसके बाद एनेक्चर 4 क्या बनेगा, हमारी डीड, हमारा बायोलॉज, हमारा MOU है ना, तो जो भी हमारे पास अवेलेबल है, अगर हम ट्रस्ट हैं तो हमारी डीड होगी, अगर हम सोसाइटी हैं तो हमारा बायोलॉज होगा है ना, अगर हम सेक्शन 8 हैं तो हमारे पास MOU होगा, तो उसको एनेक्चर 4 का नाम देके उसके साथ अटैच कर देना है। चलिए जी, अब एनेक्चर 5 का नाम किसको देना है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ एजेंसी ने की हैं है ना लास्ट 3 ईयर्स में, यानी कि लास्ट 3 ईयर का एक्टिविटी जो प्रोफाइल है उसको एनेक्चर 5 का नाम देके इसके साथ आपको अटैच कर देना है। जो भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं लास्ट 3 ईयर्स की उसको एनेक्चर 6 का नाम देके इसके साथ अटैच आपको कर देना। ध्यान रखिएगा सभी एनेक्चर आपके सीरीज़ में होने चाहिए और इन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि उसको आप जो है एनेक्चर्स के साथ मेंशन करें। इज़ दैट क्लियर? चलिए जी, और स्टिकी नोट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं जब इस टाइप के एनेक्चर्स आप साइन कर रहे हैं, तो
वो भी आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। हैव यू एवर अवेल्ड एनी CSR सपोर्ट फ्रॉम द पास्ट फ्रॉम CSL, क्या आपने जो है कोचिन कोस्टयार्ड लिमिटेड है ना, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से पहले पास्ट 3 इयर्स में कोई ग्रांट आपने अवेल की है क्या? तो वो अगर है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं, है ना। क्या आपने इसके अलावा कहीं से आपने ग्रांट ली है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं नेम और प्रोजेक्ट अमाउंट के साथ, है ना। क्या आपको कहीं ब्लैकलिस्टेड तो नहीं किया है पिछले किसी समय में किसी भी एजेंसी के द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ओके, चलिए जी, अब बात करते हैं डिटेल ऑफ CSR प्रोजेक्ट जो आपको करना है। CSR प्रोजेक्ट का नाम, स्टेटमेंट प्रॉब्लम, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम या इश्यू या नीड क्या है आपकी, वो आपको मेंशन करना है। ऑब्जेक्टिव आपको मेंशन कर देने हैं। करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स विद फोटो, है ना, आपका उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसका करंट स्टेटस जो है वो आपको फोटोज के माध्यम से जो है आपको यहाँ मेंशन कर देना है। आपके बेसलाइन सर्वे प्रोजेक्ट की कंडक्ट की हैं कि नहीं की हैं, अगर की हैं तो बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट आपको ब्रीफ में डालनी है, नहीं की हैं तो बेसलाइन सर्वे फॉर्म को आपको जो है अटैच कर देना है ना। तो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या रहेंगे आपके, है ना, प्रपोजल व्हेन इम्प्लीमेंटेड, अगर प्रपोजल जो है आपका इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे एक्सपेक्टेड, वो आपको मेंशन करने हैं। एरिया या लोकेशन क्या है प्रोजेक्ट की, वो मेंशन करनी है। प्रपोज सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड, है ना, ये आपको मेंशन कर देना है। प्रपोज प्रोजेक्ट डिटेल्स विद माइलस्टोन, जो आपके माइलस्टोन्स हैं या जिस सीक्वेंस में आप काम करेंगे उसको आप जो है एक डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको बना लेना विद बजट और अदर रिलेवेंट डिटेल्स के साथ, और उसको एनेक्सर 7 पे आप जो है अटैच कर दीजिएगा। इसके बाद प्रपोजल के बाद आपकी जो शीट बनेगी वो बनेगी एस्टिमेटेड आइटम वाइज कॉस्ट की, जो भी आपकी कॉस्ट लग रही है उस प्रपोजल में उसको आप एनेक्सर 8 का नाम देकर बजट शीट को उसके साथ में इनक्लोज आप कर सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है आपके प्रोजेक्ट में तो उसका अप्रूव प्लान, एस्टिमेटेड बजट, बिल्डिंग परमिट वगैरह जो भी हैं, ठीक है, वो आपको कॉपी अटैच कर देनी है। आपकी डीड, जो लैंड की डीड रहेगी अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो डीड भी आपको जो है यहाँ पर अपना एम्बेरसमेंट्स, इनकम ब्रांच सर्टिफिकेशन के साथ जो है वो आपको सबमिट कर देना है। एक्सपेक्टेड सपोर्ट, आपको एक्सपेक्टेड कितना सपोर्ट चाहिए, कितनी ग्रांट चाहिए आपको जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से, तो वो आपको यहाँ पर जो है मेंशन कर देना। मेन सोर्स क्या रहेगा फंडिंग का, है ना, अदर देन CSL, यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से अलग जो आपका फंडिंग सोर्स है मेन, वो क्या है ना। कंट्रीब्यूशन बाय द एजेंसीज इन टर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, आपकी एजेंसी का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, है ना, कॉस्ट और मैनेजमेंट की स्थिति में, कॉस्ट क्या आप मैनेज करेंगे, कंट्रीब्यूशन आपका कॉस्ट में क्या रहेगा, मैनेजमेंट में आपका जो है कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा फंड कंपनी से चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपने पूरे के पूरे स्टाफ की ही सैलरी उसमें जोड़ी हुई है, तो आपका मैनेजमेंट में भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, आपका कॉस्ट में भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपके एनजीओ का, तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है। हैव यू अप्रोच्ड एनी अदर CSR एजेंसी फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्या इसी प्रोजेक्ट के लिए आपने किसी और एजेंसी को भी अप्रोच किया है, अगर किया है तो उसको येस और नो टिक करना है आपको, है ना। डज दिस प्रोजेक्ट क्वालिफाई और फॉर एनी गवर्नमेंट फंडिंग और प्लान आउटले, क्या ये प्रोजेक्ट आपका किसी गवर्नमेंट फंडिंग के लिए भी क्वालिफाई होता है, यस और नो आपको जो है टिक कर देना। जैसे हम बात करते हैं, हमने वृद्धाश्रम के लिए लगा रहे हैं, अब पता है आपको वृद्धाश्रम के लिए तो आपका वो भी प्रोजेक्ट, वृद्धाश्रम का जो भी प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट फंडिंग के लिए भी क्वालिफाई होता है ना। तो अगर है तो उसको यस करेंगे, नो है तो उसको नो कर देंगे, अगर नो है तो उसका रीजन स्पेसिफाई कर देना है आपको। चलिए जी, शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ड्यूरेशन क्या रहेगा प्रोजेक्ट का, है ना, शेड्यूल क्या रहेंगे इम्प्लीमेंटेशन के, वो आपको मेंशन कर देना। नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस करना है बेनिफिशरीज का, आपको जो है यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगर आपको जगह कम पड़े तो आप एडिशनल शीट का भी यूज कर सकते हैं बेनिफिशरीज की डिटेल इनक्लोज करने में। अब बात करते हैं कुछ अदर डिटेल्स इनको चाहिए होती हैं, कैसे। मोड एंड स्टेज ऑफ पेमेंट, मोड क्या रहेगा पेमेंट का, और स्टेजेस किन स्टेजेस पर आपको जो है पेमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे हम अभी कंस्ट्रक्शन करने के बाद किसी चीज़ की हमारी प्लानिंग है तो हमारा मोड क्या रहेगा, पहला आपकी जो किस्त रहेगी वो आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए रहेगी, 1 साल आपको कंस्ट्रक्शन में लग गया। फिर सेकंड स्टेज क्या रहेगी, आपको इक्विपमेंट्स लेके आने, मान लीजिए हम हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, है ना, तो इक्विपमेंट्स की एक स्टेज बन गई। फिर उसके बाद हमें रिकरिंग फंड चाहिए होता है उसको चलाने के लिए, स्टाफ मैनेजमेंट के लिए, तो ये सारी चीज़ें स्टेजेस वाइज जो आपको मोड ऑफ पेमेंट्स जो है आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं। वेदर विलिंग टू एंटर इनटू
टू एन एग्रीमेंट विद CSL, क्या आप इनके साथ जो है एग्रीमेंट के साथ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में जाना चाहते हैं, तो उसको आप अपनी विलिंग्स जो है यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेदर एग्रीएबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या आप कंटिन्यू ऑपरेशन जो रहेगा, यानी कि जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी, उसके लिए आप एग्री हैं कि नहीं है, तो वो आपने मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट वो आपने मेंशन किया है कि नहीं किया है ना, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो डू यू चार्ज एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टुवर्ड एग्जीक्यूटिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी रखी हुई, ध्यान रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपकी जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती, और कोशिश कीजिए जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डालते हैं तो कोशिश कीजिए 5% तक ही उसको सीमित रखिएगा। तो ये बहुत बारीक वाली चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपके बहुत काम आएंगी। यहाँ पर अगर आप इसको येस करते हैं तो 5% को ही आप एक्नॉलेज कीजिएगा इनको, कि आप सिर्फ 5% जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के रूप में अपनी संस्था के लिए आप लेना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिंग के लिए। तो ये आपकी सारी जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद कोई भी एक डायरेक्टर सेक्शन 8 कंपनी का, या आपकी ट्रस्ट सोसाइटी है तो कोई भी आपका ट्रस्टी सोसाइटी है तो आपका कोई भी जो है चेयरपर्सन या सेक्रेटरी आपको जो है यहाँ पर लीगली इसको जो है साइन करेगा। और देन आफ्टर जो है ये कुछ कॉपीज़ आपको बताई गई हैं, है ना, एक हार्ड कॉपी जो है सबमिट करनी पड़ेगी आपको ओरिजिनल में CSR हेड के पास, है ना, और एक कॉपी जो है PDF में आपको जो है इस मेल ID पर भी जो है भेजनी होगी। तो ये एप्लीकेशन जो है थ्रू आउट द ईयर जो है चालू रहती हैं, तो आप इसके लिए जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर फाइल करेंगे और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जो कि हमारी साथी संस्थाएं ठगों का शिकार होने से बच सकें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।